गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे थे। कल की क्लास जो हमने किया था उसमें हमने टाइफाइड, निमोनिया, कॉलेरा, इन सब के सिम्टम्स प्रिवेंशन देखे थे। आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, बॉटुलिज्म। ठीक है, बॉटुलिज्म क्या होता है, और सल्फा ड्रग्स। ठीक है, अब इसी टॉपिक से, तीन टॉपिक से समझ लीजिए कि कम से कम बॉटलिज्म से ही तो 3-4 बार सवाल आ चुका है। ठीक है, टीबी से आ चुका है सवाल, सल्फा ड्रग से भी तो 3 बार सवाल आ चुका है। ठीक है, तो आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। एक बार आज इसको पढ़ लीजिए, दोबारा आपको कहीं किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि मुझसे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्लास ज़रूर देखिए, पूरी देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। टीबी क्या है? तो सबसे पहले तो टीबी में याद करना है कि टीबी होता किससे है। ठीक है, तो टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है, इसके बैक्टीरिया का नाम है। सबसे पहले यही याद रखना है, टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। फिर कौन से बैक्टीरिया से? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये टीबी बैक्टीरिया से होता है। अब ये होता कैसे है ये देखते हैं। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। मैं बताया था कल, इन्फेक्शियस डिजीज मतलब कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अगर ए के कांटेक्ट में बी आ जाएगा तो बी को भी ये डिजीज़ जो है ये हो जाएगी। तो अब स्प्लिट का ये, जैसे जब मान लीजिए ए को टीबी है। ठीक है, टीबी है, ये इन्फेक्टेड है और इसको डिजीज हो गया है। ठीक है, टीबी हो गई है इसको। तो अगर मान लीजिए ये इससे कांटेक्ट में आता है बी के, ठीक है, और इसके सामने ये बोल रहा है, इससे ड्रॉपलेट्स या नोज से ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। ठीक है, तो इससे बी को भी ये एयर के माध्यम से, ठीक है, इसका माध्यम क्या होगा? एयर के माध्यम से ये बी को भी हो जाएगा। कैसे? जब कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी या स्पिट। ठीक है, इन सब के माध्यम से ये फैल सकता है टीबी। अब टीबी का सिम्टम्स क्या होता है? तो कफिंग होती है, स्नीजिंग, ये सब टीबी के सिम्टम्स हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभी जब टीबी बिगड़ जाती है, कहते हैं ना टीबी बिगड़ गई इनकी, या टीबी बहुत सीवियर केसेस में हो जाता है, तब जब चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है, चेस्ट पेन, और कफिंग के साथ यानी खांसी के साथ ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कफिंग विद ब्लड। ठीक है, चिल्स, फीवर, ये सब होंगे। वेट लॉस होगा, इंपॉर्टेंट चीज़, वेट का लॉस होगा। ठीक है, ये सब सिम्टम्स होते हैं किसके? टीबी के। हमेशा जिसको टीबी हुआ रहेगा वो टायर्ड फील करेगा, थका महसूस करेगा हमेशा। ठीक है, हमेशा उसको थकावट लगेगी, उसका वेट लॉस जो है वो बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, तो ये हो गया टीबी के सिम्टम्स क्या हो गए। उसके बाद कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर किसी को पहले से हैं तो इसमें टीबी के जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, ठीक है, डायबिटीज़ मतलब हाई ब्लड शुगर, ब्लड स्ट्रीम में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, अगर उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी को डायबिटीज़ है और या उसकी वीक इम्यूनिटी है, ठीक है, मान लीजिए उसको HIV एड्स हो गया है। ठीक है, तो उसकी इम्यूनिटी क्या होती है, इस डिजीज में उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो या किसी और रीजन से भी उसकी इम्यूनिटी वीक है, कोई वो ऐसी मेडिसिन उसकी चल रही है जिससे इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो वो चांस है कि उसको टीबी की बीमारी हो सकती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, या इंडिया में जिससे अगर टीबी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो केस है मालनरिस्ट का। ठीक है, कुपोषण, या यहाँ पे जो हम फूड ले रहे हैं उसमें इतना उतना न्यूट्रिशन नहीं है कि वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना पाए। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल केस है इंडिया में कि यहाँ पे लोग माल नरिश ज़्यादा हैं, जिससे उनको टीबी के केसेस हो जाते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे पोटेंशियल केस होता है माल नरिशमेंट का। ठीक है, उसके बाद टोबैको यूज़ या एल्कोहल कंज्यूम जो करता है उसको भी ज़्यादा पोटेंशियल होता है, ज़्यादा मतलब चांसेस हैं, रिस्क है टीबी होने के। ठीक है, अब टीबी का प्रिवेंशन देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये याद करना है हमको। पहला तो एक BCG का टीका लगता है। ठीक है, BCG वैक्सीन लगती है बच्चों को टीबी से मतलब बचाने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को
टीबी हो गई है, ठीक है, तब उसका इलाज कैसे होगा, उसके लिए हैं कुछ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, कॉमन एंटीबायोटिक्स जो यूज की जाती हैं, उसमें जैसे आइसोनाजाइड है, रिफाम्पिसिन है, पायराजिनामाइड है, इथैम्बुटोल है, ठीक है। इसमें से ये चारों आपको याद रखनी है दवाओं के नाम, जैसे ये रिफाम्पिसिन जो है, राइफाम्पिसिन जो है, और आइसोनाजाइड ये आ चुका है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये दोनों तो याद ही रखना है, और ये दोनों भी याद रखना है, पायराजिनामाइड, ठीक है, पायराजिनामाइड। तो ये चारों आपको वैक्सीन ये याद रखना है। आइसोरीफा, ठीक है, आइसोरीफा पायरा, ठीक है, आइसोरीफा पायरा, ठीक है, ये ऐसे याद रखना है, आइसोरीफा पायरा, ठीक है। ये याद रखनी है चारों दवाओं के नाम, ठीक है। ये आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या हुआ, एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक कौन सा, आइसोरीफा पायरा, ठीक है। और टीबी वैक्सीन कौन सी है, बीसीजी किसको लगती है, बच्चों को, चिल्ड्रन को, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट एज पे। अगर टीबी केसेस किसी को एडल्ट को हो गया है तो उसके इलाज के लिए आइसोरीफा पायरा मेडिसिन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है। जैसे क्या होता है, किसी को टीबी हो गया, ठीक है, और उसकी दवा चली, और वो उसने क्या किया कि 1 महीना या 1.5 महीना उसने अपनी दवा को कंटिन्यू लिया, ठीक है। अब उसको कुछ सिम्टम्स में उसको लगा कि आराम हो गया है मुझे, ठीक है, उसको कफिंग कम हो गई, ठीक है, उसको चेस्ट पेन कम हो गया, तो उसको लगता है कि अब मुझे आराम हो गया है, तो वो क्या करता है, दवा छोड़ देता है, ठीक है। 1.5 महीने 2 महीने बाद उसने क्या किया कि दवा को छोड़ दिया, जो उसकी एंटीबायोटिक चल रही थी। अब जो बैक्टीरिया, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, जिससे इन्फेक्ट हुआ है, वो क्या होता है, धीरे 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 इस ड्रग से, जैसे मान लीजिए एंटीबायोटिक जो वो ले रहा था, उससे क्या होगा, वो इम्यून होता जाएगा, तो उससे उसकी रेजिस्टेंस पावर जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस पावर जो है उस बैक्टीरिया की बढ़ती जाएगी। रेजिस्टेंस पावर बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए यही एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को दी जा रही थी जिससे वो मर जा रहा था, अब वो ऐसा अपने आप को चेंज कर लेगा उस दवा के लिए कि बाद में उसके ऊपर ये दवा असर ही नहीं करेगी, ठीक है। तो आप कितना भी उस एंटीबायोटिक खाते रहिए, ये जो है किल नहीं होगा, बैक्टीरिया मरेगा नहीं, और उस इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता ही जाएगा। तो इस केस को बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, या एंटीबॉडी रेजिस्टेंस, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब मल्टी ड्रग क्या है कि अगर ऐसे केसेस हों जिसमें कई मेडिसिन एंटीबायोटिक्स, जैसे ये हो गई रिफाम्सिन हो गया, आइसोरीफा, मान लीजिए 2 ड्रग हैं, दोनों नहीं काम कर रही हैं किसी एक बैक्टीरिया पे, तो इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तब होता है जब आप एंटीबायोटिक का डोज लेना बंद कर देते हैं, एक जो रेगुलर जो इतना लेना है इतने टाइम तक, अगर उस रेगुलर टाइम से आप कम टाइम तक एंटीबायोटिक लेते हैं तो उस एंटीबायोटिक की पावर जो है कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, ठीक है। तो इससे बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर होता नहीं है। तो इसीलिए जब टीबी का इलाज चलता है तो कंटिन्यू 4 से 6 महीने कंटिन्यू दवा खानी पड़ती है, अगर सिम्टम्स में आपको आराम दिख रहा है तब भी, ठीक है। आराम दिख रहा है तब भी आपको दवा खाती रहनी चाहिए। इसलिए कभी कभी क्या होता है, जो लोग नहीं खाते हैं रेगुलर, उनको हॉस्पिटल में बुला के दवा दी जाती है डेली डोज, ठीक है, आप आइए दवा लीजिए तब आपको फिर घर जाना है। उनको दवा दी ही नहीं जाती ऐसे केस में, जो लोग छोड़ देते हैं, ताकि बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस पावर ना बढ़े। और ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल कि बैक्टीरिया का जो है वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस पावर बढ़ रहा है, खासकर टीबी में, ठीक है, क्योंकि टीबी के लोग इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें टीबी में ध्यान रखनी है कि टीबी में ये सब जानकारियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसमें याद क्या करना था, सबसे मेन कि टीबी बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, और ट्रीटमेंट में बीसीजी का टीका यूज किया जाता है, आइसो राइफा रीफा पायरा इथैम्बुटोल, ठीक है, ये मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक्स हैं, इनका यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो दवाएं यूज की जाती हैं उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। जैसे एंटी फंगल हो गया तो जो फंजाई के खिलाफ, एंटी वायरल हो गया तो वायरस के खिलाफ, तो ऐसे एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हमने कुछ पढ़ा भी था पहले से, पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, ठीक है, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये टीबी का इतना हो गया। अब स्टार्ट करते हैं बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट सिंपल इजी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अब वही तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा नहीं, हल्का फुल्का इधर उधर से घुमा के पूछेगा, तो वो देखते हैं क्या पूछ सकता है, क्या होता है बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म पहले तो एक
फूड पॉइजनिंग टाइप की बीमारी है, ठीक है। बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है? बैक्टीरिया से। और कौन से बैक्टीरिया से होती है? तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म या बोटुलिनम से होती है बोटुलिज्म बीमारी। उसके बाद ये एक रेयर बट सीरियस है। रेयर क्यों? क्योंकि ये बहुत कम सुनाई देता है। किसी को फूड पॉइजनिंग हुई है तो वो किससे हुई है? क्लॉस्ट्रीडियम से हुई है, ठीक है। और ये रेयर इसलिए भी है क्योंकि ये जो कैंड फूड होते हैं, कैंड फूड, इनसे ज़्यादातर ये फैलता है, ठीक है। तो कैंड फूड जो होते हैं, तो जैसे पैकेजिंग वाले जो फूड आते हैं जिसमें जो पैक करके रखे होते हैं, वो उनमें इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि बॉटुलिज्म उससे ज़्यादा होने का चांस होता है, ठीक है। उसके बाद बॉटुलिज्म जब किसी से होता है तो ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। टॉक्सिन का नाम होता है बॉटुलिनम, जो नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और मसल्स को पैरालिसिस में भेज देता है। ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज होती हैं और बाद में आदमी की डेथ हो जाती है अगर ट्रीट ना किया जाए तो, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि ये एक टॉक्सिन रिलीज होता है, ठीक है। पूछे बॉटुलिज्म किस टाइप का डिजीज है तो मतलब टॉक्सिन रिलीज होता है इसमें। किससे होता है? बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। बोटुलिनम नाम का टॉक्सिन रिलीज होता है, ठीक है। अब जैसे ये कुछ टाइप है बॉटुलिज्म के, मतलब टाइप मतलब कि किससे होते हैं या किसको होते हैं, उस टाइप को बॉटुलिज्म में पूछा गया है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम में जैसे ये फूड बॉर्न पूछा गया है, वुंड पूछा गया है, बाकी ये तीनों तो अभी नहीं पूछे गए हैं। तो ये दोनों पूछे गए हैं, तो कोई भी चांस है कि ये बाकी भी आपको देख के जानना है, किसका भी पूछ सकता है, ठीक है। ये नहीं कि जितना पढ़ के गए हैं उतना ही, जितना आया हुआ है उतना ही पढ़ गए, फिर ये आ गया तो ये होगा कि ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है बाकी, किस टाइप का बॉटुलिज्म होता है। फूड बॉर्न बॉटुलिज्म यानी जो फूड से हो, कंटामिनेटेड फूड से हो, ठीक है। इसमें क्या होता है? बॉटुलिज्म टॉक्सिन जो है रिलीज होता है जब फूड, कोई कंटामिनेटेड फूड है, अगर उससे बॉटुलिज्म हो रहा है तो इसको बोलते हैं कि ये फूड बॉर्न बॉटुलिज्म है या फूड से हुआ है। तो ये मैंने बताया ना कि कैंड फूड जो होते हैं, प्रिजर्व फूड होते हैं, ठीक है। फर्मेंटेड या स्मोक्ड फूड जो होते हैं उनसे ये इसमें चांस होता है। जैसे नहीं प्रिंगल्स जो चिप्स आता है, ठीक है। तो अगर एक्सपायर हो जाए, बहुत दिन तक रखा रहे, सही से रखा ना रहे, तो इसमें चांस है कि क्लॉस्ट्रीडियम जो है ग्रो कर जाएगा और उसको खाने से दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपायरी वगैरह डेट देख के भी कोई फूड, प्रिजर्वेटिव फूड को खासकर जो प्रिजर्व रखे होते हैं, फ्रोजन फूड होते हैं, उनको देख के खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इन्फेंट बॉटुलिज्म। ये भी सेम वही होता है। ये उसके स्पोर्स से बेबीज़ के इंटेस्टाइन में ये डेवलप होता है। 1 ईयर ओल्ड बेबी जो है, 1 साल से छोटे बच्चों को, उनके इंटेस्टाइन में ये डेवलप होता है। इसलिए आपने सुना होगा बच्चों को पैकेट वाले हनी जो हैं ये सब नहीं खिलाए जाते हैं, क्योंकि ये उसमें भी डेवलप होता है। पैकेट जो डिब्बे में हनी नहीं आती है, शहद, उसमें चांस होता है क्लोस्ट्रीडियम जो है वो डेवलप हो जाता है। इसलिए बच्चों को, 1 साल से छोटे बच्चों को या 1 साल तक के बच्चों को हनी नहीं खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे चांस हो जाता है कि उनको बॉटुलिज्म का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। वुंड बॉटुलिज्म मतलब कि जैसे कहीं घाव लगा है और उससे बैक्टीरिया जो है, ये क्लॉस्ट्रीडियम जो है वो एंटर हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वुंड बॉटुलिज्म। उसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे कंटामिनेटेड वुंड्स है, ये अगर कहीं पे घाव लगी है, चोट लगी है, तो वहाँ से ये एंटर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन्हेलेशन बॉटुलिज्म, जब इन्हेल किया जाता है, ठीक है, बॉटुलिनम टॉक्सिन को, ठीक है। ये अब आप खुद ही सोचें, कहीं टॉक्सिन है, ये इसको कोई इन्हेल करने मतलब बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो जैसे एक्सीडेंटल एक्सपोजर इन लेबोरेटरीज जो होती है, मान लीजिए कहीं पे लेबोरेटरीज में ये बॉटुलिनम टॉक्सिन रखा हुआ है और गलती से यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, उस केस में जो है कोई इन्हेल कर लिया, ठीक है, उस टॉक्सिन को, तो उससे उसको बॉटुलिज्म हो सकता है, ठीक है। ये बहुत रेयर केस है। उसके बाद है इलेक्ट्रोजेनिक बॉटुलिज्म, ठीक है। ओवरडोज ऑफ बॉटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन यूज फॉर मेडिकल और कॉस्मेटिक पर्पसेस, ठीक है। इससे ये हो जाता है, जैसे एक्सेसिव बोटॉक्स इंजेक्शन या इनकरेक्ट एक्सेसिव बोटॉक्स इंजेक्शन अगर यूज होता है, तब ये हो सकता है कि उसको इलेक्ट्रोजेनिक बॉटुलिज्म हो जाए, यानी चिकित्सीय बॉटुलिज्म, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं बॉटुलिज्म के? मैंने ऊपर बताया, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। 6 घंटे से 10 दिन के अंदर इसका जो है सिम्टम जो है अपीयर होता है। अब नर्वस सिस्टम पे क्या अटैक होता है? सबसे पहले कि मसल वीकनेस या मसल में जो है वो क्रैम्पिंग होगी और मसल जो है स्टिफ हो जाएंगी, काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। ब्लड या डबल विजन हो जाएगा,
ड्राई माउथ होंगे, ये सब नर्वस सिस्टम पे असर करेंगे। आपको याद रखना है कि नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है, बॉटुलिज्म, ठीक है। सिम्टम्स कहाँ आएंगे? नर्वस सिस्टम पे अटैक हो। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी होते हैं, ठीक है। अब अगर फूड पॉइजनिंग टाइप की बीमारी है तो उस पर भी असर होगा, किस पे? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पे, ठीक है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल पे, ठीक है, जो हमारी भोजन की नली है उस पे, या पूरे पेट, आंत, इन सबको मिला के। तो उसमें एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, नॉजिया और वॉमिटिंग होगी। उसके बाद मतलब अगर इलाज ना कराया जाए, सीवियर सिम्टम्स क्या होते हैं? पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है, फेस की, और जो फैल सकती है पूरे हाथों तक, ठीक है, हाथ या पैर तक। पैरालिसिस एट द स्टार्ट फ्रॉम द फेस से स्टार्ट होगा पैरालिसिस, उसके बाद पूरे लिम्स तक फैल सकती है। तो इसमें सबसे पहले सिम्टम्स में क्या रखना है? नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे भी अटैक करता है। तीसरा सीवियर केस में क्या होता है कि पैरालिसिस होती है, किस पे? फेस पे सबसे पहले, उसके बाद लिम्स पे, ठीक है। बच्चों में जैसे इन्फेंट बॉटुलिज्म जो होता था, जिसमें जैसे मान लीजिए शहद खिला दिए बच्चे को, उससे जो होता था उसमें क्या होता है? पुअर फीडिंग, फ्लॉपी मूवमेंट्स, लो मसल टोन और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है? यही सब फूड में सेफ्टी मेजर्स रखने होते हैं अच्छे से। होम कैंड फूड्स जो होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, दैट लुक स्पॉयल या एक्सपायर हो जाए, ठीक है। रॉ फूड या फर्मेंटेड फूड को विदाउट प्रॉपर प्रिजर्वेशन अगर नहीं है तो उसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। फूड सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए। इन्फेंट केयर रखना चाहिए, वुंड केयर रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं यूज होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं यूज होते हैं? क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं क्लोस्ट्रीडियम पे, तो एंटी टॉक्सिन दिया जाता है, ठीक है, एंटी टॉक्सिन दिया जाता है बॉटुलिज्म एंटी टॉक्सिन को फर्दर नर्व डैमेज करने से। तो एंटीबायोटिक्स की जगह यहाँ पर किसका यूज किया जाता है? एंटी टॉक्सिन का, ठीक है, एंटी टॉक्सिन दिया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, एंटी टॉक्सिन दिया जाता है एंटीबायोटिक्स की जगह। तो ये हो गया हमारा बॉटुलिज्म, ठीक है। अब जो इसके क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ में, जब हम वो घटना चक्र वाली क्लास करेंगे, जहाँ तक है वो कल सुबह आ जाएगी, या ट्राई करेंगे कि आज शाम को 4 बजे वो क्लास आ जाए, ठीक है। अगर कल आज शाम को नहीं आ पाएगी तो कल सुबह 11 बजे वो क्लास आ जाएगी। इसका PYQ पूरा बैक्टीरिया का वो पूरा कर लेंगे उसमें हम, ठीक है। उसके बाद है सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग क्या होते हैं? इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें सल्फा ड्रग कौन सा है, सल्फा ड्रग क्या होते हैं, सल्फा ड्रग किसके लिए यूज होते हैं। सबसे पहले ये याद रखना है हमको, सल्फा ड्रग जो होता है ये बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनहिबिट करना मतलब कि सप्रेस करना या कम करना, ठीक है। तो एक टाइप का क्या है? एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। ये सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है। सल्फा ड्रग किस लिए यूज होते हैं? तो वो होते हैं इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ या एंटी बैक्टीरियल ड्रग, जो सप्रेस करते हैं बैक्टीरिया को। इसको बोलते हैं सल्फोनामाइड्स, ठीक है, सल्फोनामाइड्स, ठीक है, सल्फोनामाइड्स, इसको सल्फा ड्रग को ये भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं याद करना है, बस इतना याद करना है आपको कि सल्फा ड्रग को सल्फोनामाइड्स बोलते हैं, इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ या एंटी बैक्टीरियल ड्रग बोला जाता है, ठीक है। अब कुछ इसमें सल्फा ड्रग के नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे ये सल्फा डाइजीन जो है, सल्फा डाइजीन, ये यूज किया जाता है किसमें? ये सल्फा ड्रग का मतलब नाम रखना है, ये इसमें से भी जो इधर दिए गए हैं ये वाले, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, इसमें से एक दो नाम, ठीक है। एक ये सल्फेक्ट माइड याद कर सकते हैं, ठीक है, सिल्वर सल्फाडाइजीन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिक बताएं तो सल्फा सल्फा आपको उसमें दिख जाएगा, तो समझ में आ जाता है कि सल्फा नाम है, ठीक है। ये सल्फा ड्रग है एक टाइप की, ठीक है, तो ये सल्फा ड्रग हो गए। जैसे यहाँ पे भी वही सेम सल्फा सलाजाइन को यूज किया जाता है IBD में, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी सल्फा ड्रग को यूज किया जाता है। तो उसके बाद क्या है, प्रिकॉशन क्या होते हैं? अगर आपको एलर्जिक है सल्फा ड्रग से, तो सल्फा ड्रग को स्टॉप कर देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं सल्फा ड्रग से? कुछ लोग को एलर्जी होती है तो रैशेस, सीजिंग होने लगता है, नाजिया, वॉमिटिंग शुरू हो जाते हैं। तो ये आप चाहें तो याद कर सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा इस चीज़ को। इसमें मेन क्या था सल्फा ड्रग में, कि सल्फा ड्रग जो होती हैं सल्फोनामाइड्स कहलाती हैं, एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती हैं, इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। ये तो याद करना ही करना है, ठीक है। उसका सल्फा डाइजीन जो है ये याद कर लीजिए, एक सिल्वर सल्फा डाइजीन ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, सल्फा एलाजाइन ये भी एक बार याद कर लीजिएगा ना, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा जो है बैक्टीरियल डिजीज़ जो है ये ख़त्म हो जाता है। तो हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, उसके बाद बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस, ठीक है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, पूरा ये सब चीज़ें कर लिया है, मतलब एक तरह से किंगडम मोनेरा हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होती हैं ये भी हो गया आज ख़त्म, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे वायरस, वायरस में ही साथ में उसके वायरल डिजीज, ठीक है। इसका वेट नहीं करेंगे, एक बार बैक्टीरिया पढ़ें तो उसके साथ बैक्टीरिया जो जो भी चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में वो सब एक ही बार में हम ख़त्म कर दें, ताकि हम आपको इधर उधर भागना ना पड़े, कहीं एक ही जगह पे आपको सारा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। वैसे हम वायरस जब शुरू करेंगे तो वायरस के साथ साथ वायरल डिजीजेज जो हैं वो भी एक साथ ख़त्म कर देंगे। फिर फंजाई, फंजाई के साथ साथ फंजाई के जितने साथ स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस, उसके बाद डिजीजेज सब एक साथ एक ही बार में हो जाए, ताकि आपका साथ साथ आपका लिंक भी बना रहे और आपको चीज़ें याद भी होती रहें, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब अगली क्लास से वायरस स्टार्ट करेंगे और इसका PYQ जो है वो एक वीडियो उसका भी आ जाएगा जल्दी ही, कल शाम को, या मतलब आज शाम को या तो कल सुबह 11 बजे तक वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए।